हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी क्लास चल रही है वो चल रही है फ्रेंड्स आल टीचिंग एग्जाम 2025, जिसमें कि फ्रेंड्स मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन, अधिवेशन और इन सभी के चीज़ों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये सभी जो क्लासेस हैं फ्रेंड्स आप सभी को चैनल पर अवेलेबल हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो है आपको मैं वीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और अदर कोई भी अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि सपोज दैट मान लीजिए आप सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी, यूपी टेट, एसएसबी, या फिर आप लोग मान लीजिए यूपी टेट हो गया और आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, कांस्टेबल तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इन सभी से रिलेटेड जो है जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे कराऊंगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 1, 2, 3 हो चुका है कंप्लीट। वो मैंने फ्रेंड्स आपको जो है 30-30 क्वेश्चन करके ऐसे कंप्लीट कराया है, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और फिर एक आपको मैं पूरी महा मैराथन क्लास दी हूँ, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कराए हैं। ओके, कंफर्म हो सभी को। इसके बाद देखिए आज की क्लास में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपको मैं 2 पार्ट करा चुकी हूँ। एक पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं और एक पार्ट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जो है 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको अगर कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि आपको अगर कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, और आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, तब समझ में आएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आपको कराया गया है। ओके, तो चलिए यहाँ हम बात करें 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थितियों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है अनुच्छेद 356, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका अनुच्छेद 365, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 369 और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन में क्या कहा है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आपका जो है आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अनुच्छेद 365, 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 दिया गया है, ये आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो यहाँ पे किस बात की हो रही फ्रेंड, जेनेटिक के लिए। ठीक है, जेनेटिक यानी कि भारत में जो जेनेटिक रूप से परिवर्तन किया गया है वो किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका कहता है धान के लिए, सेकंड कहता है सरसों के लिए, थर्ड ऑप्शन कहता है बीटी कॉटन के लिए और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा जो आंसर है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पहले से पता है तो क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है भारत में जेनेटिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ 52 क्वेश्चन नंबर में वाणिज्य कृषि के अंतर्गत, ठीक है, जो आपकी वाणिज्य कृषि होती है, इस वाणिज्य कृषि के अंतर्गत एकमात्र अनुवांशिकीय परिकृष्ट नकदी फसल बीटी कॉटन को 2002 में भारत में स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसको फ्रेंड्स? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपके सामने आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके बताइए नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्वीडन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि नोबेल पुरस्कार जो है वह किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको इसका आंसर पता है, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए।
तो देखिए वो 53 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार में क्या होता है, जो नोबेल पुरस्कार है ये फ्रेंड्स स्वीडन और नॉर्वे की समितियों द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक या फिर वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 वर्गों में प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, चिकित्सक शास्त्र और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन सरकार द्वारा, शांति को नोबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कंफर्म है सभी को, समझ में आ गया किसने फ्रेंड्स, स्वीडन और नॉर्वे देश से जो प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में मैंने आपको बताया, यानी कि साइंस के क्षेत्र में। साइंस में आपका आ गया भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार होता है ये स्वीडन सरकार द्वारा, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कंफर्म हुआ। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स 53 क्वेश्चन नंबर में आपका बी वाला, यानी कि स्वीडन वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई, जो शांति का पुरस्कार है वो कौन सा देश प्रदान करता है, तो वो आपका प्रदान करता है नॉर्वे देश, ठीक है। कंफर्म याद हुआ, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गए। 54 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशास्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पंडित मोतीलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पे बात हो रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि 1916 की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, 1916 की बात हो रही है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के निजी प्रयासों से स्थापित किया गया था, और पहला विश्वविद्यालय जो था वह विश्वविद्यालय के परिसर की जो आधारशिला होती, वो आधारशिला जो है वो भारत के तत्काल वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा फरवरी में, देखिए या भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कब इसकी नींव रखी गई, तो इसकी नींव कब रखी गई फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में दिख रहे हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपके ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित 2 कॉलमों में से सही मिलान करें। तो देखिए इसमें मिलान करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में। देखिए फर्स्ट कॉलम में दिया गया है बंदीपुर नेशनल पार्क, सेकंड कॉलम कह रहा है बक्सा टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन कह रहा है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय, डी ऑप्शन कह रहा है पेंच नेशनल पार्क। तो देखिए जितने भी रिजर्व बैंक है या फिर रिजर्व पार्क है, नेशनल पार्क है, ये सभी कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, सेकंड कह रहा है मध्य प्रदेश, थर्ड कह रहा है पश्चिम बंगाल, डी कह रहा है कर्नाटक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक जो है एक वीडियो बना के आपको दूंगी, और तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगी जितने भी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर हैं, किस जगह पे, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क किस जगह पे है और कौन सा नेशनल पार्क है जो किस जगह पे, ठीक है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना के दूंगी, 2 या 3 नंबर का रहेगा, 2 या 3 मिनट का रहेगा, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा 55 क्वेश्चन में फर्स्ट रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से मैंने आपको इसमें बताया। देखिए जो बंदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। सेकंड, इसके बाद आपका आता है बक्सा टाइगर रिजर्व। जो बक्सा टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट आपका आंसर आता है माउंट आबू वाइल्ड जो है, इसका माउंट आबू वाइल्ड जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा राजस्थान। और इसके बाद पेंच नेशनल पार्क जो है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है वो है आपका ए वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं 56 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एनी अदर सब्जेक्ट, ओके। तो देखिए 56 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी कौन सा है, आप लोग कमेंट करके फटाफट से मुझे बताइए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है खारे पानी का मगर, ठीक है, खारे पानी का क्या मगर। सेकंड कह रहा है ऑलिव रिडेल टार्टल। सी ऑप्शन कह रहा है गंगा की डॉल्फिन।
डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। एक बार ये भी आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए तो एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो इसमें मैंने आपको बताया ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु है वो क्या है, वो गंगा डाल्फिन है, ठीक है। गंगा डाल्फिन जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 पे देखने को मिल रही है। और कौन फ्रेंड्स, गंगा डाल्फिन यहाँ पे हो गया आपका, कंफर्म हुआ सभी को। तो देखिए ये जो गंगा है, जो गंगा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये क्या करती है, गंगा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और ताजे जल में ही रहती है, ठीक है। कैसे जल में रहती है, शुद्ध और ताजे जल में रहती है। और क्या करती है, ये ताजे जल में ही जीवित रह सकती है। और इसका मुख्यतः जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश, भारत और नेपाल में बहने वाली उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए हम लोग, फटाक से देखते हैं 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट हैं, कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपका कह रहा है सूची 1, सूची सेकंड क्या कह रहा है। देखिए इसमें आपका दिया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाता है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि जो है वो क्या कहलाता है, मत्स्य उत्पादन क्या कहलाता है और उर्वरक क्या कहलाता है, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये जो है आपको छोटे क्लास में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए दुग्ध उत्पादक इतना सभी को पता है, श्वेत क्रांति को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका आ जाएगा क्या, खाद्य उत्पादक में वृद्धि। तो ये जो फ्रेंड्स खाद्य उत्पादक में जो वृद्धि है इसको कहा जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। क्या कहा जाएगा, हरित क्रांति। ओके, कंफर्म हुआ, पहले का पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। दूध उत्पादन जो मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने बताया श्वेत क्रांति से। इसके बाद आपका जो है मत्स्य उत्पादक जो है फ्रेंड्स, यानी कि मछली उत्पादक जो है उसको हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादक आपकी नीली क्रांति हो गई। इसके बाद आपकी आती है उर्वरक जो है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं उर्वरक का कलर किस प्रकार का होता है, तो भूरी कलर की होती है। तो इसलिए भूरी क्रांति के नाम से हम लोग उर्वरक को जानते हैं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा एक बार आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का 58 है क्वेश्चन नंबर। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक जो है कैसा विकसित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विश्व बैंक द्वारा। डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से। और आप लोग से मैं एक बात और कहती हूँ कि आप लोग अपना जो स्कोर है लास्ट में बताया करिए कमेंट करके कि आपका जो है जितना क्वेश्चन मैंने कराया है, कभी मैं 20 क्वेश्चन कराती हूँ, कभी मैं 30 क्वेश्चन कराती हूँ, कभी मैं 40 क्वेश्चन भी करा देती हूँ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराती हूँ क्लास में, उतने क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे, या फिर जितना मैंने आपको करा है इसमें से कितने क्वेश्चन आंसर आपको पहले से आते थे और कितना आपका इनकरेक्ट है, ये आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक जो है वो क्यों विकसित किया गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हरित सूचकांक, ठीक है। हरित सूचकांक क्या होता है, ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक के पर्यावरण पोषक विकास खंड द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, पर्यावरण पोषक विकास खंड के तरफ। यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आंसर है विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा। इस सूचकांक के तहत क्या होता है, इस सूचकांक के तहत उत्पादित पदार्थ, प्राकृतिक संपदा व मानव संसाधन को प्रदान किए गए मूल्यों के आधार पर प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2008 में हरित अर्थव्यवस्था की पहल प्रारंभ की गई, जो कि RIO+20 केंद्रीय थीम थी। ओके, कंफर्म हुआ। तो इसमें आपका जो आंसर मैंने आपको बताया, हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया विश्व बैंक द्वारा। और ये जो है ग्रीन इंडेक्स यानी कि हरित सूचकांक जो है ये विश्व बैंक के पर्यावरण पोषक विकास खंड द्वारा विकसित किया गया था। कंफर्म हुआ सभी को। और कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 59 क्वेश्चन नंबर पे हम बात करेंगे। 59 क्वेश्चन नंबर जो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचों की अवधारणा प्रतिपादित की गई है,
ठीक है। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंदिरा साहनी का वाद, सेकंड ऑप्शन कह रहा है SR बोम्बई का वाद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रुदल शाह का वाद, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं जो निम्न इन सभी में से जो है किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचों की अवधारणा प्रतिपादित की गई है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या हुआ है। 59 क्वेश्चन नंबर में केशवानंद जो है, ठीक है, कौन है फ्रेंड्स, केशवानंद। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ऑप्शन जो है ई करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो केशवानंद भारतीय बनाम है वो केरल सरकार 1973 ईस्वी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत क्या हुआ था, ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। और उस टाइम जो थे न्यायाधीश जो थे वो हंसराज खन्ना ने कहा कि संविधान जो है संवैधानिक सिद्धांत और मूल्यों की मूल संरचना से युक्त है, ठीक है। मूल संरचनाओं से क्या है, युक्त है। और इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो संसद की संशोधित शक्तियों को सीमित करने के लिए किया गया था, ताकि क्या हो सके, ताकि संविधान के अंतर्गत संसद का निर्वाचन जो है शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल नियमों की मौलिक संरचना में कोई संशोधन ना किया जा सके। कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। आई होप जितना मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको नाम पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है शरत चंद्र बोस दिया गया है, सेकंड दिया गया है KS मुंशी दिया गया है, और आपका जो है और जिसमें आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। और DE ऑप्शन आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं संवैधानिक सभा के जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, BN राव को नियुक्त किया गया था, जो कि संविधान की लोकतांत्रिक कार्य योजना की सामान्य संरचना और फरवरी 1948 में तैयार किए गए प्रारंभिक प्रारूप के उत्तरदायी भी थे, ठीक है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको किसी भी एग्जाम, कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हिस्ट्री है, GK है, जनरल स्टडीज़ है, तो आपको इन सब क्वेश्चन आंसर आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके अपना नाम सभी लोग कमेंट कर दीजिए, कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो कथन है ये किसने कहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था, सेकंड कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात हो रही थी किसने यह नारा दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और सिंगापुर के आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, सैनिकों को संबोधित करते हुए यह ज्ञातव्य है कि जनवरी 1941 में, कब दिया था, जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भारत से निकलकर अफगानिस्तान और इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे थे। और इसके बाद क्या हुआ था, जापान गए। जापान जाने के बाद इन्होंने क्या किया, मार्च में 1942 में टोक्यो रह रहे रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार के लिए सम्मेलन बुलाया था, ठीक है। विचार के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने सम्मेलन बुलाया था। उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने सम्मेलन बुलाया तो वहाँ पे क्या हुआ, इसी सम्मेलन में जो कैप्टन थे वो मोहन सिंह थे, और राम बिहारी यानी कि रास बिहारी जो थे वो रास बिहारी बोस एवं निरंजन शाह गिल ने आज़ाद हिंद फौज एवं भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन की घोषणा कर दी थी। फिर क्या होता है, जून 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से टोक्यो बुला करके क्या किया जाता है, आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी जाती है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत
की अस्थायी सरकार का गठन किया तथा जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। और 8 नवंबर 1943 को नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अंडमान का नाम जो है वो शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम जो है वो स्वराज द्वीप रखा गया था। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएंगे कौन, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम बात करते हैं 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ, ये ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सन 1947 में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सन 1942 में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1935 में, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए फ्रेंड्स, आप में से किसी को अगर पता है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइए जिसको भी पता है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, कब पास किया था, 1942 में। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्म हुआ भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको प्रस्ताव को पास किया था। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और इससे पहले क्या होता है, थोड़ा सा इसकी कहानी भी आप लोग सुन लीजिए, अगर आगे एग्जाम में आ गया तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता है, इससे पहले गांधी जी के इस अहिंसक प्रस्ताव को जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दे दिया था। ठीक है, क्या किस चीज़ का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। कहाँ पर, ग्वालियर टैंक में। ठीक है, ग्वालियर टैंक के जो मैदान था, मैदान में लोगों को इस प्रकार का गांधी जी ने नारा दिया था। ये भी नारा अगर पूछ लिया जाएगा करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता दूं। इसके बाद क्या होता है कि 9 अगस्त को सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों ने इस कार्य को ऑपरेशन जीरो आवर की संज्ञा दे दी थी। फिर क्या होता है, गांधी जी को पूना के अंगा खां पैलेस में सरोजनी नायडू के साथ राजेंद्र प्रसाद को पटना में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में नज़रबंद कर लिया गया था। फिर सरकार क्या करती, सरकार के इस कार्य से समस्त भारत में रोष फैल गया और जनता ने हिंसा और विरोध का सहारा लिया। ठीक है, फिर इस दौरान में क्या होता है, बलिया तामलुक सतारा तथा तलचर में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। फिर सतारा में क्या होता है, सतारा सरकार जो है बहुत दिनों तक चली, मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही। फिर क्या होता है, जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने तथा सरकारी दमन के कारण तथा आंदोलन असफल हो गया। ठीक है, आंदोलन आपका असफल कब हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स वो 23 पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। तो पाकिस्तान दिवस जो है फ्रेंड्स 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कमेंट करके बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सरोजनी नायडू, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पे आप एनी बेसेंट लिख लीजिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, तो और डी ई ऑप्शन जो है आपको सेम देखने को मिल रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट की यहाँ बात हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और भारतीय संविधान कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन जो था जब किसी महिला ने अध्यक्षता की थी, तो वो श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो विदेशी आयरिश महिला थी। ठीक है, और 1925 ईस्वी के कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो भी श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, तो
कंफर्म हुआ। कानपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। लेकिन अगर बात आएगी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो आएगा, किसका नाम, श्रीमती एनी बेसेंट का आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कंफर्म हुआ सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 64 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हिंद स्वराज किसने लिखा था। ठीक है, हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड कह रहा है विनोबा भावे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंद स्वराज जो है फ्रेंड्स ये किसने लिखा था, हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात हो रही हिंद स्वराज की, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैंने आपको बता दिया बाल गंगाधर तिलक, सेकंड विनोबा भावे, थर्ड ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन और ये ऑप्शन सभी को सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता दूं जो हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, और विदर इंडिया भारत एक खोज नामक पुस्तक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आर्कटिंग होम इन दी वेदाज, टिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी व गीता रहस्य नामक पुस्तकें जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। कंफर्म हुआ। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ई वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारे देश के बापू थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई, आपका ई वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया 65 क्वेश्चन नंबर कह रहा है दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बारदोली से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अहमदाबाद से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सूरत से, डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स दांडी मार्च की यहाँ बात हो रही, आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, और इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी लास्ट क्लास होगी, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दांडी मार्च की यहाँ बात हो रही, तो दांडी मार्च जो है फ्रेंड्स आपका इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद से क्या होती है दांडी मार्च जो है प्रारंभ हुई थी। कहाँ से फ्रेंड्स, अहमदाबाद से। क्या होता है देखिए थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 यानी कि 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर इन्होंने क्या किया था, 6 अप्रैल को पहुंच करके इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। फिर क्या होता है, जो वेव मिलर रहते हैं यानी कि विदेशी पत्रकार द्वारा इस घटना का आंखों देखा हाल लिखा गया, और गांधी जी ने इसी नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कंफर्म हुआ सभी को। तो आई होप आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और अभी भी मैं आपसे मतलब यही कहना चाहूँगी, जितना क्वेश्चन आंसर मैंने कराया है तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।